बार की बात है। महाराज कृष्णदेव की माँ बहुत बीमार थीं। उन्हें तरबूज बहुत पसंद था और वो अपने अंतिम समय में ब्राह्मणों को तरबूज दान करना चाहती थीं, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी कुछ लालची ब्राह्मणों ने महाराज को बताया कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मणों के लिए तरबूज लेकर आए। महाराज को दुखी और गुस्से में देख सैनिकों की महाराज से ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई कि ये तरबूज का मौसम नहीं है, और डर के मारे वो चुपचाप तरबूज की तलाश में चले गए। वो हर जगह बाजार में तरबूज तलाशने लगे, पर उन्हें तरबूज कहीं नहीं मिला और सैनिक थक हार कर वापस महल आ गए और महाराज से कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है, जिस कारण बाजार में कहीं भी तरबूज नहीं मिला। ये सुन महाराज को गुस्सा आ गया। तभी एक लालची पंडित ने महाराज से कहा, महाराज, अगर कहीं भी तरबूज नहीं मिल रहा तो इसका एक ही उपाय है। आप शुद्ध सोने के बने हुए तरबूज ब्राह्मणों को भेंट कर दीजिए। इससे राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। महाराज ने अपने दरबारियों को जल्द से जल्द शुद्ध सोने के तरबूज बनवाने का आदेश दे दिया। ये बात सुनकर सारे ब्राह्मण बेहद खुश हो गए। वहीं दरबार में चुपचाप खड़े तेनालीराम पंडितों के मन के लालच को अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये लालची ब्राह्मण महाराज के भोलेपन और मौके का फायदा उठा रहे हैं। तेनालीराम ने पंडितों को सही सबक सिखाने की एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को अपनी माँ के श्राद्ध में खाने पर बुलाया और उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन परोसा। सारे ब्राह्मण स्वादिष्ट भोजन खाकर बहुत खुश हुए। मैं आप सभी को अपनी माँ के आखिरी इच्छा की चीजें उपहार में देना चाहता हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। ये सुन सभी ब्राह्मण तेनाली से मिलने वाले उपहार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की 2 सलियों को आग में गर्म कर रहा है। तभी एक ब्राह्मण ने जाकर तेनालीराम से पूछा, अरे तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा की वस्तु तैयार कर रहा हूँ, आप सभी को भेंट में देने के लिए। ब्राह्मण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उसने गर्म लोहे को देख घबराते हुए पूछा, अंतिम इच्छा वस्तु वो क्या है? तेनालीराम ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा बताते हुए कहा, मेरी माँ के जोड़ों में बहुत दर्द हुआ करता था और अपने अंतिम समय में चाहती थी कि गर्म लोहे की सलिया उनके जोड़ों पर रखी जाए ताकि उन्हें दर्द से मुक्ति मिले, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इसलिए अब यह गर्म सलिया मैं आप सभी के जोड़ों पर रखूंगा ताकि मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सब चौंक कर एक साथ बोलते हैं, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे ये किसने कहा कि हमारे जोड़ों पर गर्म लोहे की सलिया दागने से तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सोने के तरबूज लेने से राजमाता की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मेरी माँ को क्यों नहीं? ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों को तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ।
वो सभी महाराज के दरबार पहुंचकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे और तेनालीराम की सारी हरकतों के बारे में बताया और महाराज के सामने ये स्वीकार किया कि वो लालची हो गए थे, इसलिए उन्होंने महाराज से सोने के तरबूज उपहार में मांगे थे। तेनालीराम की समझदारी और बुद्धिमानी से महाराज एक बार फिर बेहद खुश हुए और तेनालीराम की खूब तारीफ की। चूहों ने तेनालीराम के घर पर उत्पात मचा रखा था। एक दिन चूहों ने तेनाली की पत्नी शारदा की एक सुंदर साड़ी में छेद कर दिया। ये देखिए, मेरी एक और साड़ी खराब हो गई। आप जानते हैं ना कि ये साड़ी मुझे महारानी ने तोहफे में दी थी। कितनी महंगी और अच्छी साड़ी थी। अब क्या कर सकते हैं भाग्यवान, अब चूहों ने साड़ी कुतर दी। अब तुम थोड़ी ना इसे पहन सकती हो। हाँ, वो तो नहीं पहन सकती, पर आज आपको इन सारे चूहों को खुद मारना होगा। मैं? हाँ। शारदा ने तेनालीराम के हाथ में एक लाठी थमाई और बोली, अब एक एक चूहे को चुन चुन के मारना। बेचारे तेनाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चूहों को मारने की कोशिश करने लगे। तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा। 1, 2 और 3। वो चूहा तेनालीराम के हाथ से निकल गया। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? आएगी ही ना। अब इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी चूहों को नहीं मार पा रहा है, तो भला अब भगवान ही हमें चूहों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। पत्नी का ये ताना सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि आखिर वो चूहों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। चूहों की दुश्मन होती है बिल्ली मौसी। तेनालीराम को अपना समाधान मिल गया। वो एक बिल्ली खरीद कर घर ले आए। अब एक भी चूहा घर में नहीं दिखेगा शारदा। चलो, आपने अपने दिमाग का कुछ इस्तेमाल तो किया। तेनाली के चेहरे पे मुस्कान थी। वो खुश था कि जल्द ही उसके घर में चूहों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जैसा तेनालीराम ने सोचा था, एक एक करके बिल्ली ने सारे चूहे पकड़कर खा लिए। एक दिन तेनाली अपनी बिल्ली का लाड कर रहा था। बड़ा लाड आ रहा है आपको इस बिल्ली पर? अरे आएगा ही, इसने हमारी इतनी बड़ी समस्या जो हल कर दी है। वो तो है, पर अब ये किसका मांस खाएगी? सारे चूहे तो खत्म हो गए। अब ये पड़ोसियों के घर के चूहे खाएगी। तुम इसे दिन में बाहर छोड़ दो, ये अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लेगी। ठीक है। तेनालीराम के कहने पर उसकी पत्नी बिल्ली को घर के बाहर छोड़ने लगी। एक दिन की बात है, तेनालीराम के पड़ोसी कोदाम राजू और उसकी पत्नी कादम्बरी तमतमाते हुए तेनालीराम के घर पहुँचे। अरे तुम्हारी बिल्ली ने मेरे पालतू तोते को खा लिया। मेरा तोता बिट्टू कितना प्यारा था, तुम्हारी बिल्ली ने उसे खा लिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे बहन जी, मैं अपनी बिल्ली की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने ये बिल्ली चूहों के आतंक खत्म करने के लिए पाली थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके तोते को भी खा लेंगी। इस बार आप इसे क्षमा कर दीजिए। अब से मैं इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे ये न्याय नहीं है तेनालीराम। हमारे पालतू तोते को तुम्हारी पालतू बिल्ली ने खा लिया है। अब न्याय यही है कि इस पालतू बिल्ली को मरना होगा। नहीं नहीं, आप इस बेजुबान को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरे मिट्टू को इसने खाया, इसको तो मरना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। अरे आप मेरी बिल्ली को मार देंगे तो वापस मेरे घर में चूहों का आतंक हो जाएगा। अरे चूहों को मारने के लिए भला बिल्ली की क्या जरूरत? मैं तो अपने हाथों से ही चूहों को मार सकता हूँ। तेनालीराम, तुम न्याय करोगे या मैं महाराज कृष्णदेवराज के पास जाऊं? अरे ठीक है, आप इस बिल्ली को सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर अपने शब्दों पर खरे रहना। कोदाम राजू और उसकी पत्नी तेनालीराम की बिल्ली को घसीटते हुए ले गए। शारदा और तेनालीराम बहुत दुखी थे, पर न्याय तो यही था। कुछ दिनों बाद कादम्बरी और कोदाम राजू के घर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत संदूक रखा था।
लगता है हमें कोई भेंट आई है। अरे वाह, रुको इसे खोलता हूँ। नहीं नहीं, इसे यहाँ मत खोलो, अंदर ले चलो। शायद इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्तु होगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब ये संदूक खोलिए। अरे अरे, इसमें तो चूहे हैं। अरे भगाओ इन सब चूहों को, जल्दी। गोदाम राजू और कादम्बरी दोनों लाठी से चूहों को मारने लगे, पर जब वो एक चूहे को मारते तो दूसरा उनके शरीर पर लपकता। जल्दी मारो, जल्दी। गोदाम राजू एक चूहे को मारने की कोशिश कर रहा था कि वो चूहा भाग गया और गोदाम राजू के एक महंगे गलीचे पर गिर गया और वो गलीचा टूट गया। अरे वो गलीचा कितना महंगा था, संभाल के मारो ना। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। कादम्बरी और गोदाम राजू दोनों चूहों के आतंक से परेशान हो गए। उनकी मूल्यवान चीजें टूट गई। कादम्बरी की अच्छी अच्छी साड़ियां चूहों ने कुतर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमें ये संदूक भेंट दिया है? तभी गोदाम राजू का ध्यान संदूक के अंदर गया। वो वहाँ कुछ लिखा है। कादम्बरी और गोदाम राजू संदूक के पास गए। लिखा है, आपने कहा था कि आप चूहों को अपने हाथों से मार सकते हैं, इसलिए आपकी बात परखने के लिए मैंने आपको कुछ चूहे भेंट किए हैं। कृपया परिणाम मुझे अवश्य बताएं। आपका आज्ञाकारी तेनालीराम। ये पत्र पढ़ते ही गोदाम राजू और कादम्बरी ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे किसने कहा था आपको तेनालीराम से झगड़ा करने? अरे अरे, तुमने ही तो कहा था। अब एक शब्द मत बोलिए। देख रहे हैं ना, तेनालीराम ने हमारे घर का क्या हाल किया है। कादम्बरी गोदाम राजू को डांट फटकार रही थी और वहाँ मन ही मन तेनालीराम पड़ोसियों की हालत सोचकर खुश हो रहे थे। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय एक बड़े युद्ध में विजयी होकर विजयनगर वापस लौटे। सभी राजा के युद्ध में जीतने से बहुत खुश थे, लेकिन महाराज ने जीत का सारा श्रेय तेनालीराम को दिया, जिससे बाकी के सभी सैनिक और दरबारी राजा से बहुत नाखुश थे। अगले दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, इस युद्ध में हमारी जीत से सारी प्रजा बहुत खुश है, लेकिन हमारी इस जीत की असली वजह तुम हो। तुमने समय रहते हमारी जान बचाई और इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ तेनालीराम, इसलिए हम तुम्हें अपना खास शीश महल उपहार में देते हैं। राजा की ये बात सुनकर पुरोहित जी सहित बाकी के सभी दरबारी हैरान रह गए और उन्हें तेनालीराम से खूब जलन हुई। वो सब राजा के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन शीश महल मिलने की बात से तेनालीराम बहुत खुश थे। जलन के मारे पुरोहित जी महामंत्री रात के समय ही इस बात की सूचना लेकर राजगुरु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। राजगुरु भी राजा के इस फैसले से हैरान थे और महामंत्री ने राजगुरु के कान भरते हुए कहा, अब आप ही कुछ कीजिए राजगुरु। अब हम सब ने महाराज के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन महाराज हमेशा सारा श्रेय सिर्फ तेनालीराम को ही देते हैं। तेनालीराम महाराज से उपहार पा पाकर सबसे अमीर होता जा रहा है। हाँ राजगुरु, महाराज तो तेनालीराम के आगे अब आपसे भी सलाह लेना जरूरी नहीं समझते। तेनालीराम जैसे अब खुद को ही राजगुरु समझने लगा है। दोनों की बातें सुनकर राजगुरु को भी
तेनालीराम की बुद्धिमानी से जलन होने लगती है और तेनालीराम को शीश महल ना मिले, इसके लिए वो कोई उपाय सोचने लगे। अगले दिन दरबार में जब महाराज तेनालीराम को महल देने की घोषणा की गई, तभी राजगुरु भी दरबार में आए। राजगुरु को दरबार में देख महामंत्री और पुरोहित जी खुश हो गए। राजगुरु ने महाराज से कहा, रुकिए महाराज, आप जो करने जा रहे हैं वो बाकियों के साथ अन्याय होगा। मैं कुछ समझा नहीं राजगुरु। महाराज, राजा के लिए सैनिक और प्रजा सब एक समान होती है और युद्ध में तेनालीराम के साथ सबने अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस हिसाब से आपके द्वारा दिए जाने वाले उपहारों में बाकियों का भी समान हक होना चाहिए, नहीं तो ये राजतंत्र के खिलाफ होगा महाराज। आप ठीक कहते हैं राजगुरु, लेकिन हम तेनाली को शीश महल देने का वादा कर चुके हैं और अब वो महल तेनाली का है। एक राजा अपने वादे से कैसे मुकर सकता है? लेकिन महाराज, अगर तेनालीराम चाहे तो शीश महल को किसी दूसरे सैनिक या दरबारी को भेंट कर सकता है। तेनालीराम तो आपसे ढेरों उपहार पाकर धनी हो चुका है, लेकिन अन्य सैनिक और दरबारी बेहद गरीब और दुखी है महाराज। तेनालीराम राजगुरु और बाकी सभी दरबारी की ईर्ष्या को अच्छी तरह समझ चुके थे और वो बोले, मुझे लगता है महाराज, राजगुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं ये शीश महल अपने दरबार के उस काबिल व्यक्ति को दूंगा जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा और वही इस शीश महल का असली हकदार होगा। वाह तेनालीराम, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। हमें तुम पर गर्व है। तो ठीक है राजगुरु, जो गरीब और दुखी व्यक्ति खुद को उस महल का सही हकदार समझता हो, वो कल एक बार महल के द्वार को देखकर मुझसे मिलने आए और मेरे सवाल का सही जवाब दे, तो ये महल मैं उसे दे दूंगा। तेनालीराम की बात सुनकर सभी दरबारी और राजगुरु बहुत खुश हुए कि उनकी बनाई योजना सफल हुई और अगले दिन एक एक कर सभी लोग शीश महल पाने के लालच में शीश महल के द्वार पर पहुंचने लगे, जहां उन्होंने देखा कि शीश महल के द्वार पर एक पट्टिका टंगी हुई है, जिस पर लिखा है कि इस महल का असली हकदार वही होगा जो सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट होगा। अब एक एक कर लोग उस पट्टिका पर लिखी बात को पढ़ते और फिर अंदर बैठे तेनालीराम से मिलने पहुंचते। शीश महल पर अपना दावा करने वाले लोगों की बाहर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन खुशी से जाने वाला हर व्यक्ति अंदर से मायूस होकर ही लौटता। ये देखकर बाहर खड़े बाकी सब हैरान थे। अब अगली बारी महामंत्री की थी। उन्होंने पट्टिका पर लिखी बात पढ़ी और तेनालीराम से मिलने अंदर गए, जहां तेनालीराम मजे से बैठे अंगूर खा रहे थे। तेनालीराम ने महामंत्री से कहा, आइए महामंत्री जी, क्या आपने पट्टिका में लिखी बात को पढ़ा? हाँ तेनालीराम, मैंने पढ़ा और मैं इस राज्य का सबसे ज्यादा खुशहाल और संतोषी व्यक्ति हूँ। इस हिसाब से इस महल पर मेरा हक होना चाहिए। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, इसका मतलब आप इस महल के बिना भी खुश और संतुष्ट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आपको इस महल की क्या जरूरत, जब आप इस महल के बगैर ही संतुष्ट और खुशहाल है, तो आप इस महल के असली हकदार नहीं हैं। तेनाली की ये बात महामंत्री के कुछ समझ नहीं आई।
और वो सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस महल की जरूरत है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश और संतुष्ट नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं बाकियों से गरीब हूँ और मैं इस महल का असली हकदार हूँ। लेकिन अगर आप असंतुष्ट और दुखी हैं, तो आप इस महल के असली हकदार कैसे हुए? मैंने तो बाहर पट्टिका में साफ साफ लिखा है कि जो खुश और संतुष्ट हो वही इस महल का हकदार होगा। तेनालीराम की दो तरफा बातों से महामंत्री का सिर चकरा गया और वो तेनालीराम की चतुराई भरी बातों का कोई जवाब नहीं दे सका और चुपचाप उदास होकर महल के बाहर चला गया। इसी तरह पुरोहित जी और राजगुरु भी महल के लालच में तेनालीराम के पास पहुँचे, लेकिन तेनालीराम के अनोखे शर्त और चतुराई का कोई जवाब नहीं दे सका और उनकी गोल गोल बातों में फंसकर चुपचाप वहां से लौट आए। अगले दिन सभी दरबार पहुँचे। तेनालीराम भी दरबार में आए तो महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तो बताओ तेनालीराम, तुम्हें उस महल के लायक सही हकदार व्यक्ति कौन लगा जिसने तुम्हारे सवाल का सही जवाब दिया हो? क्षमा करे महाराज, लेकिन शीश महल पर अपना दावा करने आए कोई भी दरबारी या व्यक्ति मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, जिससे मैं वो महल उसे भेंट कर सकूं। तुम्हारी ऐसी क्या शर्त और क्या सवाल था तेनालीराम, जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सका? तेनालीराम ने अपनी अनोखी शर्त और सवाल के बारे में महाराज को सब बताया। अब आप ही बताइए महाराज, जब आपके दरबार में सब पहले से ही बहुत खुशहाल और संतुष्ट है, तो फिर उन्हें शीश महल की क्या जरूरत? और अगर वो दुखी और असंतुष्ट है, तो मेरे रखे शर्त के अनुसार वो इस महल के हकदार नहीं। इसलिए महाराज, जिस दिन मुझे महल का सही हकदार मिल जाएगा, मैं ये महल उसे दे दूंगा। तेनालीराम की ये चतुराई देख महाराज हंसने लगे और बोले, मुझे पता था तेनालीराम कि तुम्हारे जैसा समझदार और चतुर व्यक्ति अपने हिस्से में आया ये कीमती उपहार इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अब सदैव के लिए इस महल के असली हकदार तुम ही हो। ये देख सभी दरबारियों का मुंह उतर जाता है। तेनालीराम और महाराज बहुत खुश होते हैं।